खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म आपको याद होगी, जब वो आई थी तो देश भर में जमकर बवाल हुआ। एक तरफ कहा गया था कि पहली बार पर्दे पर कश्मीरी पंडितों का सही दर्द सही तरीके से दिखाया गया और दूसरी तरफ इसको प्रोपेगेंडा बताया गया। कुछ ऐसा ही अब द केरल स्टोरी के साथ हो रहा है। अभी तक फिल्म नहीं, सिर्फ ट्रेलर आया है, लेकिन इस 2 मिनट 46 सेकंड के ट्रेलर ने मानो पूरी पिक्चर दिखा दी। क्या वाकई में अकेले केरल में 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है और उनको आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने पर मजबूर किया गया है? फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या जो दिखाया गया है अगर उसमें 10% भी सही है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर उसमें 10% भी सही है तो क्या सही को पर्दे पर आने से रोकना चाहिए? वहीं इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, अगर 10% ही सही है तो क्या 90% झूठ को स्वीकार करना चाहिए? दरअसल ये दोनों ही सवाल दो अलग अलग विचारधारा पर आधारित है। जबकि फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जो दिखाया गया है, जो टीजर में बताया गया है, वो 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 100% सही है और उसका पूरा सबूत उनके पास है। तो सवाल यह है कि क्या यह जानकारी केरल सरकार के पास नहीं? क्या यह जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं? 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही आंकड़ों का जिक्र किया गया। हालांकि सबसे इतर केरल की आबादी कुल 3 करोड़ 50 लाख के आसपास है। इसमें 54.7% हिंदू है, जबकि 26.8% मुस्लिम और 18.4% ईसाई है। लेकिन क्या बीते सालों में अचानक से हिंदू कम मुस्लिम ईसाई ज्यादा हुए हैं? यह आंकड़ा नहीं मिल पाया। सवाल देश में धर्मांतरण से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रांतरण तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, यह भी आपको बताएंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि द केरल फाइल क्या वाकई में फाइल्स को खोल रही है या फिर एक नई कहानी देश के सामने ला रही है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। Tell me, when exactly you joined ISIS? देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैंने श्रीमती वाद्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। कमाल की बात यह है कि ट्रेलर से आगे बढ़ते हुए फिल्म आज जब रिलीज हुई तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी कहती है कि सच सामने आया है और यह आतंकी साजिश पूरे देश में चल रही है। दूसरी तरफ संत समाज है जो कहता है कि धर्मांतरण नहीं, दरअसल राष्ट्रांतरण है, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं उनकी आस्था पाकिस्तान में हो गई और जो ईसाई धर्म अपना रहे हैं उनकी आस्था वेटिकन सिटी में हो गई। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है अगर वो साबित कर दिया गया तो 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब सवाल यह है कि क्या सच और क्या झूठ, या फिर कितना सच और कितना झूठ, और इस सच और झूठ के बीच में फंसा धर्म क्या देश को तराजू में दोनों तरफ से लोगों को तोलते हुए आपस में लड़ने पर मजबूर कर रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारीक जी, और साथ में फिल्म डायरेक्टर विनोद गणात्रा जी। विनोद गणात्रा जी, सबसे पहले सर आपके साथ, क्योंकि दुनिया आपकी
फिल्म उसी दुनिया की और इस दुनिया में बवाल मचाया है। सर, जो फैक्ट दिखाए जाते हैं और जो स्टोरी लाइन बनाई जाती है, मानकर चलें उसके लिए रिसर्च जमीन से होती होगी और डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जाते होंगे, क्योंकि सब ये जानते होंगे कि जो दिखाया जा रहा है उस पर विवाद होगा, उस पर सवाल होंगे, उसके रिएक्शन अलग होंगे। सर, बात तो यह है कि हमेशा कहा जाता है कि सत्य कड़वा होता है जी। ये सत्य कड़वा सत्य है और किसी को वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इट इज जिसके दिल में कुछ गलत बात है और जिसको वो सपोर्ट करते हैं उनको ये सही नहीं लगेगा। और जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ और इस फिल्म के साथ भी हुआ जी। आप सोचिए, फिल्म मेकर की अल्टीमेटली ड्यूटी होती है कि लोगों के पास सच प्रस्तुत करें जी। अगर वो प्रस्तुत करने में फेल होता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। विनोद गनात्रा जी, मैं नहीं जानता सर, आपके पास जानकारी हो तो सर प्लीज मुझे दीजिए कि द कश्मीर स्टोरी ये एक फिक्शन स्टोरी है या फिर एक डॉक्यूमेंट आधारित डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूमेंट आधारित एक फिक्शन स्टोरी है, क्या है ये? सर, ये डॉक्यू ड्रामा है। ओके, दिस इज डॉक्यू ड्रामा जी। सच के ऊपर या जो इंसिडेंसेस हुए हैं उसके ऊपर आधारित या जी। उससे प्रेरित फिल्म है जी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े केरल सरकार के पास नहीं, जो आंकड़े गृह विभाग के पास नहीं, जो आंकड़े केंद्र सरकार के पास नहीं, वो एक डायरेक्टर, एक निर्देशक इकट्ठा कर सकता है, ये ताकत रखता है और उसको ऑथेंटिकेट किया जाए। सर, वो उस आंकड़े के ऊपर क्यों जाते हैं? जो 3 केसेस इस फिल्म में जो इंक्लूड किए गए हैं वो तो सही है कि नहीं? आप 32,000 ये मिसगाइड करने वाला इश्यू लेके बैठे हुए हैं। और आप 32,000 क्यों? अभी तो 3 लड़कियों की बात कीजिए ना जी। फिल्म इज टॉकिंग अबाउट 3 गर्ल्स। सर, ये 3 गर्ल्स के लिए खबर नहीं है सर, आप इनको 3 लड़कियों से जोड़ रहे हैं। मैं इसको देश की आबादी में जो 18 से 22% है और जो कुल देश के अंदर 25%, 25 करोड़ के आसपास है, उन पर क्वेश्चन के तौर पर देख रहा हूं। उन पर क्या क्वेश्चन खड़ा नहीं हो रहा है? क्वेश्चन तो खड़ा हो ही रहा है जी। लेकिन जो फिल्म तो तीन कैरेक्टर को निभाते हुए 25 करोड़ को कटघरे में खड़ा कर देना, क्या वाकई में आपको सही लगता है? सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर ये बताइए, बहुत स्पष्ट सवाल करूंगा मैं सर, अगर विरोध कर रहे हैं तो ये बताइए कौन कौन सी ऐसी सरकार, क्या हिमाचल में इसको बैन करने की बात की गई, राजस्थान में बैन करने की बात की गई, छत्तीसगढ़ में बैन करने की बात की गई? ये 3 स्टेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां आपकी सरकारें हैं, विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले बैन होना चाहिए था। देखिए विजेंद्र जी, जब फिल्म रिलीज होगी, फिल्म रिलीज के समय जब देखा रिलीज हो गई आज, मेरी बात सुनिए, उसका रिव्यू होगा तब बैन की तो बात तब होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारी केंद्र सरकार, और सबसे बड़ी बात जो बहुत अच्छी बात की सर आपने, मुझे बताइए पद्मावत को राजस्थान में बैन कब किया गया था? देखिए, या तो आप मुझे बोलने दें या फिर आप ये कह रहे हैं ना सर रिव्यू होगा, मुझे बताइए ना पद्मावत को कब बैन किया गया था? एक 2 मिनट के ट्रेलर के बाद बैन कर दिया गया था, फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया था। आप भी राजस्थान में था सर, मैं भी राजस्थान में ही था। देखिए विजेंद्र जी, अब मैं बोल लूं? बोलिए सर। पद्मावत को बैन किया था जब पद्मावत फिल्म के लेकर के जन आक्रोश था, सबको पता है। और मैं तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म में क्या दिखाया जाता है, क्या कहा गया, वो एक अलग चीज़ है। उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए अगर उसका सहारा लेकर के, उसको स्टोरी का सहारा लेकर के अगर प्रधानमंत्री कोई भाषण देते हैं और राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आश्चर्य की बात वो होती है। और सबसे बड़ी बात ये जो विरोध इस चीज़ का होता है कि अगर प्रधानमंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है, गृह मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है, और एक फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर के जब वो भाषण देते हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में क्या, और हमारे देश में आतंकवादी, मतलब स्वर्णिम जी, विरोध आपको इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने इसका सहारा लेकर भाषण दिया, विरोध फिल्म का नहीं है। सही कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कंटेंट गलत है तो गलत होगा। अगर कौन चेक करेगा? है जी, अगर कौन चेक करेगा? सरकार चेक करेगी या नहीं करेगी? देखिए बिल्कुल सरकार चेक करेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी जरूरी है। असगर अली साहब जरा बताइए सर, क्योंकि अगर फिल्म का ट्रेलर आपने देखा है, मैं मानकर चल रहा हूं यहाँ जितने उनमें से किसी ने फिल्म नहीं देखी है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, ट्रेलर ही देखा और उसी पर बवाल है। असगर अली साहब, अगर एक आंकड़ा आ रहा है और मैंने अपने इंट्रो में कहा अगर उसमें 10% भी सच है, तो क्या 10% को बताने से गुरहेज करना चाहिए?
सर, सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई जी। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो बनी है 20-22 करोड़ के बजट में बनी है। इससे पहले इसमें जो अदाकार काम कर रहे हैं इनका पूरा कैरियर फ्लॉप था। 8 फिल्में अदा शर्मा ने इससे पहले की थी और ये एक अच्छी फिल्म बन गई है। और आज जो बॉक्स ऑफिस के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने 9-10 करोड़ की कमाई तो आज कर ली है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा बिजनेस कर लेगी। बिजनेस पर्पस से फिल्में बनाई जाती हैं, जो पैसा लगता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें पैसा मिल जाए। कई बार फिक्शन होते हैं, कई बार ड्रामा होता है, जैसे कि अभी बात आ रही थी ड्रामा। जैसे इस फिल्म की शुरुआत में जो बच्ची है अदा शर्मा, अच्छा अभिनय उसने किया है, अच्छा अभिनय निभाया। इससे पहले सर गोल गोल मत घूमिए सर, आपकी आदत भी नहीं है गोल गोल घूमने की, सीधा बताइए। आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उसी पे तो आ रहा हूँ भाई, पूरी बात तो तभी समझ में आएगी ना। मत बनाइए सर, मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का होता है। हाँ तो फिर ये आपकी कमी है सर, प्रोग्राम को बढ़ा कीजिए आप। जब चीजें जब आपके दर्शकों को समझ में आएंगी, कम है सर, इशारों में तो समझ में नहीं आएंगी दर्शकों को। 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए होते। हीरोइन ने जो शुरुआत में ये बोला और टीजर में भी ये बोला कि मेरी जैसी 32,000 लड़कियां इस रेगिस्तान में समा चुकी है, जिससे कि डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज होते होते बैकफुट पर आ गए और उन्होंने प्रोड्यूसर ने साफ कह दिया कि भाई ये तो सिर्फ 3 महिलाओं की कहानी है। तो भ्रामक प्रचार के जरिए से एक जिसे कहते हैं अपने गंदी उसके प्रचार के जरिए से पब्लिक को खींचना, पैसा कमाना, ये तो फिल्म स्टारों का और फिल्मों का होता ही है। बहरहाल अब अर्ज करना यह है कि अगर 3 भी केस हुए हैं और किसी भी जमाने में हुए हैं, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, तो वो केस भी हमारे लिए खतरनाक है जी, हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि उन 3 केसेस को या 4 केसेस जो महिलाएं हैं वहां पर अफगानिस्तान की जेलों में बंद है, जब वहां के राष्ट्रपति ने कहा ऐसा नहीं है सर, केरल के अंदर मेरी बात सुनिए सर, मैं ये टीजर आने के बाद कई मीडिया संस्थानों ने केरल के अंदर जाकर लोगों से बातचीत किया, महिलाओं से बातचीत की है। आप कहेंगे तो मैं एक लंबी फहरिस्त आपको दे दूंगा, जिन्होंने कहा कि भाई ये हुआ है, सच में हुआ है। 32,000 विजेंद्र सर एक बार 32,000 केस है क्या? नहीं, मैं खुद उस आंकड़े पर नहीं जा रहा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर 10% भी सही है तो बताने में गुरेज क्यों? भ्रामक प्रचार के जरिए पहले पब्लिक को इकट्ठा किया गया, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर 3-4 केस भी हैं तो हमारे लिए वो गलत है। यही वजह है कि मुझे बताइए, उनको लेने से मना कर दिया। अमितोष मुझे बताइए, देश का संविधान, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देश का संविधान सभी को यह अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों से अगर किसी को प्रभावित करते हुए, उसको अपने धर्म की तरफ आकर्षित करते हुए, उसको उसकी इच्छा के अनुरूप अगर लाते हैं तो कुछ गलत नहीं है। प्रचार प्रसार का अधिकार हमारा संविधान देता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपका समर्थन करते हुए बात करता हूं कि जो आपने विषय रखा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 इस बात का कहता है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। और यही हम कहते आ रहे हैं कि आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है किसी भी रिलीजन में जाने का। लेकिन 2009 का जो केस है विजेंद्र जी, मैं उसको कोट कर रहा हूं आपके माध्यम से, और मेरे पैनलिस्ट से भी कहता हूं, इसकी जानकारी होगी लेकिन कोट नहीं करना चाह रहे। दिसंबर 2009 में केरला हाईकोर्ट में जस्टिस केटी शंकरन ने बात कही थी कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग इन लव विद एनी रिलीजन, बट इफ दे हैव बीन फोर्स्ड conceived by deceitful means to convert to religion, then it's a shame। और उसके बाद केरला हाईकोर्ट ने वहां की सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि आप रिपोर्ट दीजिए। ये बात करते हैं कन्वर्जन की, तो हम कह रहे हैं कन्वर्जन आप सेक्युलर है, सर्वधर्म संभव है। आर्टिकल 25 क्यों मेरे को अपना नाम छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के, मिसकंसीव करके, मिसगाइड करके, डिसाइडफुल तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म में परिवर्तन कर, आप बोले मैं नहीं बोला, आप समर्थन करता हूं इस पे। गंदा प्रचार, आपके समर्थन के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा, यहाँ प्रचार जो तरीके से करना है, ये पिक्चर जो है, ये साफ तौर से इनको अगर ये पता नहीं है तो रिव्यू ऑलरेडी केरला हाईकोर्ट में इसकी पिटीशन लग चुकी थी, जहां इसको बैन करने की बात की थी। केरला हाईकोर्ट हैज गिवन वेरी फेथफुल स्टेटमेंट saying directly on a prima facie ground कि there are lot of hated speeches issues, but we cannot stop the picture of being reviewed just because of these sentiments। और कौन से sentiments? 2011 में केरला असेंबली के अंदर में रिपोर्ट रखी गई थी ओपम चंडाई के द्वारा, जिसमें बात कही थी, मैं आपको रिपोर्ट कोट कर देता हूं सर, उसमें बात साफ तौर से कही थी कि 2800 से लेकर 3000 लड़कियां एक कार्यकाल में 2005 से 9 में कन्वर्ट हुई है, और लास्ट 10 साल के अंदर में 30,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई है, और जिनको इस्लामिक स्टेट में भेजा गया। बहुत अच्छा अमितोष, बहुत अच्छा। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी जरा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि भाई ये आतंकी साजिश है, देश को बचकर रहना है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि देश तो उनके हाथ में है। अगर ये सब हो रहा है तो बताने से ज्यादा जरूरी था कि ये बताया जाता कि देखिए
ये फला फला थे, ये पीछे थे, इन पर कार्रवाई की, इनको हमने रोक लिया और वर्तमान स्थिति ये है। घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो एक समाज को सावधान करने की बात कही है जो हो रहा है देश में। जहां तक राजनीतिक दल का सवाल है जो तुष्टीकरण पर आधारित राजनीति करते हैं, आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भी ऐसी घटना जो होती है तो उसमें तुष्टीकरण के कारण इनके पेट में दर्द होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को इन चीजों पर ऐतराज होता है, कभी आज तक उन्होंने, कांग्रेस ने इस बात पर ऐतराज किया कि क्यों हिंदुओं की जो आस्था के खिलाफ फिल्मों में दिखाया गया कई बार, कभी कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर आपसे, नहीं मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीते 10 सालों के अंदर 30,000 फोर्सफुली धर्मांतरण हुए हैं, अगर हुए हैं तो रोका क्यों नहीं गया? फैक्ट पे तो फेल हो गई ये बात। आप अभी भी 30,000 कह रहे हैं, क्यों हो गई फेल? आप बताइए। आप देखिए आज, हाँ तो वो 2600 बोलते हैं, 2600 से 3000 बोलते हैं, 3200 का बोला ना, बता दीजिए वो रहता है। आज उसको 10 साल से गुणा करके आगे ले जाएंगे। रुकिए सर, रुकिए अब जी। मुकेश पारीक जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं, और मेरा एक और सवाल है सर, जो मीडिया के सामने दर्द आ रहा है, जिन महिलाओं का दर्द आ रहा है और जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, हम नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या किया गया कि जो और जिन्होंने उनके खिलाफ किया, उनके खिलाफ क्या किया गया? उनको बहला फुसला के इस प्रकार के कृत्य इस देश में किए जा रहे हैं और किए जाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक कोई सा भी दल हो, लेकिन वो तुष्टीकरण के कारण इन चीजों का खिलाफ नहीं करते, इसकी खिलाफत नहीं करते। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए मुकेश जी, सर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, जब आकर ये कहा गया कि हमें अली के 20% नहीं चाहिए, हमें बजरंगबली के 80% दे दीजिएगा, ये तुष्टीकरण नहीं था। कई संस्थाएं उनको फंडिंग करती है, तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसमें कोई संदेह या दो राय नहीं है। सर सुनाई दिया मैं क्या कह रहा था कि जब बीजेपी ये कहती है कि हमें 80% अली के वोट नहीं चाहिए, 20% अली के वोट नहीं चाहिए, 80% बजरंगबली के चाहिए, तब तुष्टीकरण नहीं हो रहा होता देश में। नहीं विजेंद्र जी, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि तुष्टीकरण कैसे आप कहेंगे। आप आज एक फैशन बन गया है जी, कि देश में सर वही तो समस्या है, अपना लगता ही नहीं है। हिंदुओं के अगर पक्ष में कोई यही तो समस्या है। और समस्या एक और है सर, अगर ये साजिश है, आतंकी साजिश है, तो इसको रोकना चाहिए। अमितोष, मैं वो सीधा सवाल कर रहा हूं, जब जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर है, अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका भारतीय भाई रोकने का एक बेहतरीन तरीका है ना, जो गलत करते जा रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा देते चले जाइए। इसमें तो असगर अली जी भी साथ रहेंगे। बिल्कुल साथ है। विजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने केरला इंसिडेंट को देखते हुए, सारे धर्म कर्मकांड को देखते हुए अपने जजमेंट में बात बहुत तरह से स्पष्ट करी थी कि दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट टू द नेशन सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अश्विनी उपाध्याय जब उसमें पिटीशन लगी थी PIL, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगी थी, एफिडेविट मांगा कि आप इसको दीजिए बिकॉज अ सीरियस थ्रेट। लेकिन पहले ये बोल रहे वो हो गया सर, बोलिए। 2010 के अंदर में मैं कोट कर रहा हूं, 24 जुलाई 2010 CPM परिक्या वर्सेस अच्युतानंदन केस, जिसके अंदर में ये बात रखी गई थी कि कोई भी बात आप 2014 से और 2023 के कार्यकाल की कर सकते हैं। हाँ ये पूछो। नहीं मैं कह रहा हूं कर सकते हैं जो 2014 से कार्यकाल शुरू होता हो, 2023 तक चलता हो। ये सही पूछा आपने विजेंद्र। आप मत डिस्टर्ब करिए सर, मैं आपका इनकी वजह से सुनने पाई बार वापस बोल उनका ही मैं सपोर्ट कर रहा हूं। एक मिनट कोई भी कोर्ट आप 2014 से लेकर और 2023 तक कर सकते हैं। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, अगर उसमें कन्वर्जन हुआ नहीं तो फिर फिल्म लाने की जरूरत क्यों और इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत क्यों? नहीं, और अगर हुआ है तो कार्रवाई क्या की गई है बताइए। नहीं सर विजेंद्र सर, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के बाद में ही जब ये पिटीशन लगी थी कि देयर इज अ फोर्सफुल कन्वर्जन इन द केरला एंड द केरला कैन बिकम इस्लामिक स्टेट इन 20 इयर्स, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात कहते हुए एफिडेविट मांगा है कि आप ये बताइए कि कितने कन्वर्जन होगा और क्या एक्शन लिया गया। 2010 में ना, 2010 में मांगा गया, 2010 में जब पिटीशन लगी थी उसके बाद बताइए 23 तक रिपोर्ट में क्या कहा गया, कितना कन्वर्जन हुआ वहां?
सर वहां पे अगर कन्वर्जन हो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2023 के अंदर एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट द कन्वर्जन। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में पूछा ना सर, कन्वर्जन, और तो यही मुझे हम एक बात बोल रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ा तो दीजिए कि सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हमने ये रिपोर्ट तैयार की, ये आपके पटल पर है, इतना कन्वर्जन हुआ है, कुछ तो होगा ना। विजेंद्र सर मैं ये कह रहा हूं कि जब कन्वर्जन कंटिन्यू हो रहा है 2010, 2011, 2012 में भी रिपोर्ट लिखी गई है, 2012 में भी कैथोलिक बिशप की रिपोर्ट है जो कह रहा है कि यहाँ पे लगातार कन्वर्जन हो रहा है, सिर्फ हिंदू का नहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कन्वर्जन क्रिएट करा गया है। भाजपा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनसे पूछा गया है कि आप एफिडेविट दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे उन्होंने एफिडेविट दिया नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। मैं ये प्रॉब्लम के अगेंस्ट में हूं। मुकेश पारीक जी बताइए जरा, कोई तो रिपोर्ट होगी सर, सरकार की कोई तो रिपोर्ट होगी जिसमें बताया गया होगा कि केरल के अंदर बीते 10 सालों में 20 सालों में इतना कन्वर्जन ईसाई में हुआ, इतना कन्वर्जन मुसलमानों में हुआ। कोई तो रिपोर्ट है सर या नहीं है? देखिए अगर इस प्रकार की रिपोर्ट की सत्यता के लिए वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जरूरी है कि वो ही ये रिपोर्ट इस प्रकार के तथ्य दे सकती है, लेकिन अगर इसकी रिपोर्ट है कोई तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जरूर सत्य है कि इस प्रकार की घटनाएं केरला में लगातार हो रही है, और केरला में ही क्यों, आपने देखा होगा अदर स्टेट में भी इस प्रकार के कृत्य किए गए। अरे सर मैं तो ये कह रहा हूं अगर हो रहा है तो रोकिए ना, इसकी गवर्नमेंट नहीं थी, रोकिए ना, फिर उसको कौन रोक रहा है रोकने से? पकड़े गए स्वयं चतुर्वेदी जी, क्या कोई रिपोर्ट है सर? अगर 2010 में पूछा गया है, 2010 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार रही है, वहां तो अभी भी सरकार है, कोई आंकड़ा है या नहीं है? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट मांगा जाता है तो वो दिया जाता है, लेकिन मैं तो एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। बहुत आश्चर्य की बात है कि मुकेश पारीक जी कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है, प्रधानमंत्री जी फिल्म के आंकड़े कोट कर रहे हैं, फिल्म को कोट कर रहे हैं। माना गुजरात से आते हैं प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, गुजरात से ही उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है, लेकिन उसकी फिल्म को लेकर के प्रचार बंगाल चुना, वो तो कश्मीर फाइल की बात करो, यहाँ चुना। चलो आप पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किसके प्रवक्ता हैं, मेरे को परिचय भी नहीं है, ठीक है, इनके कागज आप ले लीजिएगा। वीएचपी के कोई बात नहीं, वीएचपी के भी अगर प्रवक्ता हैं तो फिर ये बता दें कि भाई वीएचपी क्या काम कर रही है, आईएसआईएस अगर सक्रिय है, आज आप यहाँ पे बहस कर रहे हो हमारे साथ तो ये कर रहे हो। अरे हमारे तो दो प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद रोकने के लिए अपनी जान गंवाई है, क्या किसी एक भी संस्थान ने कभी देश में आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर के संघर्ष किया? हमारे तो पंजाब में मुख्यमंत्री को बम फोड़ा दिया, हमारे दो प्रधानमंत्री मारे गए, और यहाँ पे आज आकर के हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो लोग जो फिल्म को कोट करके देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं चुनावों के दौरान, केवल चुनावों के दौरान। क्या बात करते हैं? अरे 1980 की बात कर रहे हो आप, 1990 में तो आपकी समर्थित सरकार थी, और जब महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी उससे पहले उसके पिता की सरकार बनी, समर्थन था ना आपका, तो उसको बताइए, उसको जस्टिफाई करिए। स्टेटमेंट है एम जानेबा का जो नेशनल वुमेन विंग थी पीएफआई की, कागज लेकर के आप दिखा दीजिए और इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए, कश्मीर में जब गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद थे, जब कश्मीर से पलायन हुआ तो उसको समर्थन क्यों दिया इन्होंने? छोड़ दीजिए असगर अली साहब, भाई अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं, अगर वो एक भी हुआ है तो गलत ही, अगर वो फोर्सफुली हुआ है तो, और ऐसे वहां बहुत से उदाहरण हैं सर जो इस वक्त भी सामने आ रहे हैं कि हाँ जो दिखाया गया है वो सही दिखाया जा रहा है। आंकड़ों पर आप भी नहीं जा रहे हैं, चलिए मैं भी नहीं जाता आंकड़ों पे। मेरा सवाल ये है कि इन चीजों को रोकना तो पड़ेगा ना सर कहीं आके। सर एक चीज़ बताऊं मैं, आंकड़ों पे तो ये फिल्म फेल हो गई फैक्ट के अंदर, नंबर एक। दूसरा ये कि फोर्सफुली कन्वर्जन हमारा भारत का कानून भी मना करता है और कोई भी धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी बात ये कि ऐसा महसूस होता है कि केरला में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कन्वर्जन ही कन्वर्जन हो रहा है। आज महिला सशक्तिकरण में सबसे टॉप पे केरला है, टूरिज्म में सबसे टॉप पर केरला है, एजुकेशन पे नंबर 1 केरला है। आप केरला हमारे भारत का ही तो देश हिस्सा है ना, राज्य है ना, हम क्यों उसको बदनाम करेंगे? तीसरी चीज़ ये कि हिंदू धर्म त्यागने का सिलसिला या किसी भी धर्म को त्यागने का सिलसिला नया नहीं है, हर धर्म के लोग अपना धर्म त्यागते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो त्याग ना हुआ हिंदू धर्म का वो मैंने जो देखा या पढ़ा वो बाबा साहब अंबेडकर अपने 2.5 लाख जो है अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया उन्होंने। और ये एक आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। एक ही घर में लोग किसी देवता को पूज रहे होते हैं। आज मैं इच्छा से किसी के घर में जाना चाहूंगा, मेरी इच्छा है। सुना नहीं आपने, मैंने पहली बात ही ये बोली कि फोर्सफुली कन्वर्जन हमारा भारत का संविधान भी नहीं मानता। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितोष आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम आपका भी शुक्रिया, और मुकेश जी आपका भी शुक्रिया। मैंने अपने इंट्रो में एक आंकड़ा दिया
आंकड़ा दिया था कि केरल की आबादी कुल 3 करोड़ 50 लाख है। इसमें 54.7% हिंदू है, 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई है। शायद यह आंकड़ा 2011 का हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं। अगर जनगणना होती और इस आंकड़े में एक बड़ा मेजर बदलाव नजर आता है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर एक भी गलत घटना घटी है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उस एक घटना के चक्कर में सभी पर आवाज नहीं उठनी चाहिए। नमस्कार।